हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में। राइट। तो हम जैसे ही मतलब बात करते हैं कि अपना स्वास्थ्य और बीमारी के बारे में, तो बेसिकली ये होता क्या है एज पर द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब स्वास्थ्य जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है, क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन है। जब हम डिजीज़ के बारे में बात करते हैं तो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट, विच कंडीशन, मतलब कौन सी स्थिति को हम डिजीज्ड कंडीशन कहेंगे। उनके बेसिकली कौन कौन से कॉन्सेप्ट हो सकते हैं और किस कंडीशन में हम पर्सन को हेल्दी बोलेंगे और किस कंडीशन में हम पर्सन को डिजीज्ड बोलेंगे। बेसिकली उसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है ये सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, ये सब्जेक्ट जो कि 8th सेमेस्टर में है, उसके यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर है। तो लेट्स ट्राई टू बिगिन विद द कॉन्सेप्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। राइट। सो यूनिट 1 का ये फर्स्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़। ठीक है। तो इसमें हेल्थ को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल well-being and not merely the absence of disease और इन्फर्मिटी। ठीक है। तो इसका मतलब ये बेसिकली क्या है कि हेल्थ एक ऐसा स्टेट है जहाँ जहाँ पे हम जो भी इंडिविजुअल्स है उसका फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। राइट। इट्स नॉट ओनली फिजिकल, इट्स नॉट ओनली मेंटल, इट शुड बी ऑल्सो सोशल वेलबींग। राइट। तो एब्सेंस ऑफ डिसीज, तो वही मतलब द डिजीज वो नहीं रहेगा उस कंडीशन में वो फिजिकल, मेंटल और सोशल तरीके से परिपक्व रहेगा, वेल बीइंग रहेगा, अच्छे से रहेगा। उस कंडीशन को हम हेल्थ बोल सकते हैं, हेल्दी बोल सकते हैं। डिजीज हम किसको बोल सकेंगे, अ कंडीशन इन विच बॉडी हेल्थ इज इम्पायर्ड, अ डिपार्चर फ्रॉम अ स्टेट ऑफ हेल्थ, an alteration of the human body, interrupting the performance of vital functions। ठीक है। तो यहाँ पे दो तीन बात बोली गई है कि द द बॉडी हेल्थ इज इम्पायर्ड, जो अफेक्टेड हो गया है, जो सही नहीं है, एंड अ डिपार्चर फ्रॉम स्टेट ऑफ हेल्थ, मतलब जो ऊपर जो हमने मतलब बोले हैं कि फिजिकल या मेंटल या सोशल स्टेट से वो डिपार्ट हो गया है, फ्लक्चुएट हो गया है, मतलब वह फिजिकली सही नहीं है, या तो मेंटली सही नहीं है, या तो सोशली भी सही नहीं है। अल्ट्रेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इंटरप्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ वाइटल फंक्शंस, जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, मे बी डाइजेशन, मे बी रिस्पिरेशन, अलग अलग तरीके के जो डे नाइट जो प्रक्रिया चल रही होती है हमारे शरीर में, उसमें इंटरप्शन होता है, उसमें किसी न किसी भी तरह का मतलब चेंजेस होता है। तो दैट कंडीशन में बी कॉल्ड एज ए डिजीज। ठीक है। अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ और कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज को एक एक करके पॉइंट वाइज समझेंगे। इसी पॉइंट में आपको एग्जाम में लिखना होता है। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में हम देख सकते हैं बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट बायोमेडिकल, ठीक है, ये डेफिनेटली मेडिकल साइंस के बारे में बोलता है। हेल्थ हैज बीन व्यूड एज एन absence of disease, and if one was free from disease then the person considered healthy, है ना। दिस इज बेस्ड ऑन द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। मतलब कहने का मतलब यह है कि एब्सेंस ऑफ डिजीज, अगर डिजीज कंडीशन जो हमने ऊपर डिस्कस किया है वह नहीं है तो पर्सन हेल्दी है, और फ्री फ्रॉम डिसीज वही बात बोल रहा है, देन पर्सन इज कंसिडर्ड एज ए हेल्दी। मतलब जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज जो रहता है कि उसमें किसी भी तरह का जर्म्स नहीं है, किसी भी तरह का पैथोजन नहीं है, कोई हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं है जो कि उसकी बॉडी की वाइटल फंक्शन को कहीं ना कहीं इंटरप्ट कर रहा हो, प्रभावित कर रहा हो, चाहे वो पाचन हो, चाहे वो श्वसन हो, रिस्पिरेशन, डाइजेशन और एनी अदर बायोकेमिकल रिएक्शंस विच इज मेटाबॉलिज्म और मे बी, राइट, कुछ भी हो सकता है। तो वो कंडीशन सही रहेगा तो उसको हम हेल्दी बोल पाएंगे एज पर बायोमेडिकल। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहता है हेल्थ इज व्यूड एज ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड इन्वायरमेंट। तो हमारे जो वातावरण है, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, पानी, मतलब कैसा भी, राइट, तो उसमें एक संतुलन जो बना के रखता है हमारा शरीर, ह्यूमन बीइंग एंड इन्वायरमेंट, उस कंडीशन को इकोलॉजिकल इसीलिए बोल रहे हैं ना। इन्वायरमेंटल जो कॉन्सेप्ट है वो यही बोलता है कि
बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो भी हमारा बॉडी उसको टॉलरेट करके अपने बायोकेमिकल फंक्शन को सही तरीके से सुचारू रूप से चला सके, तो हम उसको तभी हम उसको हेल्दी बोलेंगे, ठीक है, एज पर इकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहता है कि हेल्थ इज नॉट ओनली बायोमेडिकल फिनोमिनन but is influenced by social, psychological, cultural, economical and political factors, right? तो मतलब जो भी उसकी जो मानसिक स्थिति है पर्सन की, है ना, अगर फिजिकली रूप से वो सही है, रिस्पिरेशन डाइजेशन सब सही चल रहा है, बट मेंटली वो सही नहीं है, तो ये सिर्फ बायोमेडिकल के फिनोमिना से नहीं चल पाएंगे यहाँ पे, है ना। सोशल वेलबींग, साइकोलॉजिकल वेलबींग, कल्चरल, इकोनॉमिकल, पैसे से रिलेटेड जो भी है, पॉलिटिकल, कहीं उसके ऊपर किसी भी तरह का, है ना, मतलब राजनीतिक दबाव तो नहीं है, कहीं वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में तो नहीं जा रहा है, एंजाइटी में तो नहीं है, उसका साइकोलॉजी कैसा है, वह हैप्पी है कि नहीं है, द हैप्पीनेस इंडेक्स ऑफ द पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज ऑल्सो काउंटेड एज ए हेल्थ है। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट चौथा नंबर में है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग, it may be integrating physical, mental, social, spiritual, right? So holistic का basically directly connection है spiritual dimensions, right? अब होता क्या है कि मतलब चाहे वो पर्सन नास्तिक हो या आस्तिक हो, डजेंट मैटर, राइट? तो उसका मतलब जो इट्स नॉट इट्स वी आर टॉकिंग नॉट ओनली अबाउट द फिजिकल एंड मेंटल, ये इट्स बियॉन्ड द फिजिकल एंड मेंटल, राइट? तो उसका जो वेल बीइंग है, मतलब होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि इवन इट इज़ ऑब्वियसली इट इज़ बिगिनिंग फ्रॉम द फिजिकल, उसका मतलब फिटनेस कैसा है, फिर उसके बाद अगर उसका शरीर सही रहेगा तो उसका मन सही रहेगा, मन सही रहेगा तो वो समाज से सही तरीके से कनेक्टेड रहेगा, और समाज से कनेक्टेड रहेगा और लोगों से जुड़ के रहेगा तो उसका स्पिरिचुअल डायमेंशन भी अपग्रेड होते रहेगा, उसकी जो भी भक्ति भाव आध्यात्मिक जो विकास है वो सही तरीके से हो पाएगा, तभी भी हम उसको हेल्दी बोल पाएंगे, राइट? तो कहीं ना कहीं मतलब हर तरह से वेल बीइंग होना अनिवार्य है, तभी हम उसको कंप्लीट हेल्दी बोल पाएंगे, इट्स नॉट ओनली फिजिकल, राइट? तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। अब हम थोड़ी सी अपने डिसीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एब्सेंस ऑफ डिसीज इज हेल्थ हम देख चुके हैं। तो बेसिकली डिसीज़ क्या होता है, तो बायोमेडिकल के हिसाब से हम डिसीज़ को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि it is a result of abnormalities in the structure and function of organs or systems caused by physical, chemical और biological factors, ठीक है। तो एबनॉर्मेलिटीज मतलब कुछ तरह से डिसफंक्शनिंग, राइट? वो नॉर्मल नहीं है ना, चाहे वो स्ट्रक्चर लेवल पे हो, जैसे कि मतलब सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी बोलते हैं हम लोग, है ना, एचएपी में पढ़ चुके हैं। तो फंक्शन ऑफ ऑर्गन, बेसिकली ऑर्गन और एनी सिस्टम लाइक इट मे बी डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, कॉज्ड बाय फिजिकल फैक्टर, है ना, किसी भी तरह का मतलब इट मे बी सम पैथोजन और इट मे बी सम काइंड ऑफ environmental factor, sometimes some kind of, right, chemical, right, it may be the any chemical entity which we have taken by the name of food or maybe drug, right? Or biological factors, maybe biological in equilibrium, like it may be the, right, some biological fluid or it may be some kinds of pathogen, है ना। तो इस कंडीशन में हम उसको डिजीज बोलेंगे। इकोलॉजिकल फैक्टर कहता है कि इट अराइजेस फ्रॉम द इम्बैलेंस बिटवीन दी होस्ट, होस्ट मतलब इंडिविजुअल, जो पर्सन, जो व्यक्ति है उसको बोलेंगे, ठीक है, एंड एजेंट, राइट? अब एजेंट क्या है, एजेंट क्या है, कॉज है जिसकी वजह से बीमारी होती है, एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये जो संतुलन है कहीं ना कहीं, इसीलिए इम्बैलेंस जब हो जाता है, जैसे कि हम आयुर्वेदिक के सिद्धांत में भी हम देख चुके हैं कि वाता पित्ता एंड कफा, है ना। तो इसीलिए मतलब व्यक्ति का उसके एजेंट और एनवायरनमेंट के साथ जो बैलेंस है वो बना रहेगा, तब तक वो हेल्दी रहेगा, अदरवाइज इट में बी द कंडीशन ऑफ द इम्बैलेंस है तो वो डिजीज्ड है। साइकोलॉजिकल, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स सच एज स्ट्रेस, चिंता, रिलेशनशिप, संबंध, सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक मतलब जो भी लेन देन पैसा का, है ना, स्टेटस। तो ये
कहीं ना कहीं मतलब उसके मानसिक स्थिति पे ये प्रभावित करते रहता है, क्योंकि अगर मतलब सोशल फैक्टर, मान लो उसने कहीं से कर्जा ले लिया है और उसको छूट नहीं पा रहा है, लोन ले लिया है, मे बी फॉर दी एग्रीकल्चर, मे बी फॉर दी व्हीकल, मे बी फॉर दी परचेसिंग ऑफ और प्रिपेयर कंस्ट्रक्शन ऑफ दी होम, है ना। रिलेशनशिप लाइक पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह जो रहता है, जो उनके मतलब मम्मी पापा, तो उनसे जो रिलेशनशिप में अगर किसी भी तरह का ऊपर नीचे चलता है तो डेफिनेटली उसका साइकोलॉजी सही नहीं रहेगा। स्ट्रेस में बी फ्रॉम द एनी कॉर्नर ऑफ द लाइफ, लाइक द डे नाइट वी आर डीलिंग विद दी सो मच ऑफ बैटल्स, लाइक इट मे बी सोशल, इट मे बी ऑफिस पॉलिटिक्स, इट मे बी सम अदर काइंड ऑफ फाइनेंशियल बर्डन एंड ऑल दो। तो ये कंडीशन में भी पर्सन को हम डिजीज्ड कंसिडर करेंगे, ठीक है। जेनेटिक, अब इसमें मतलब बेचारे बंदे की कोई गलती नहीं रहती है ना, हेरिडिटरी जो रहता है, इट रिजल्ट्स फ्रॉम द जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज, म्यूटेशंस और हेरिडिटरी कंडीशंस। आप देखे होंगे कि आप छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो जा रहा है, या फिर डायबिटीज और हाइपरटेंशन इट इज कमिंग इन अर्ली एज, राइट। इवन दो इफ द लाइफ स्टाइल इज वेरी गुड, अच्छा हेल्दी फूड खा रहे हैं, अच्छे टाइम पे सो रहे हैं और फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर भी उनको बीमारी बहुत पहले आ जाता है। तो वो कहीं ना कहीं जेनेटिक रहता है, उनके मम्मी पापा को या उनके दादा दादी को किसी को हुआ रहेगा, तो उनसे वो ट्रांसफ़र होते हुए आता है। तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। हालांकि आजकल स्टेम थेरेपी एंड बहुत सारा चीज़ आ गया है, बट इट डिपेंड ऑन द अफोर्डेबिलिटी एंड ऑल, ठीक है। होलिस्टिक, होलिस्टिक में हम इसमें देखेंगे कि यह भी उसी तरह से है जैसे कि हमने हेल्थ में देखा था। तो होलिस्टिक डिजीज रिजल्ट फ्रॉम द इम्बैलेंस इन द फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, है ना। अब इसमें ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स लाइक आध्यात्मिक तरीके से वह मतलब उसका विकास अगर कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली इट्स ही इज़ नॉट गुड विद द सोशल, ही इज़ नॉट गुड विद द इमोशंस, इमोशनल बैलेंस एंड फिजिकल फिटनेस, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं हाइपरटेंशन ड्यू टू स्ट्रेस और इमोशनल इम्बैलेंस। तो ज़रूरी नहीं है कि हाइपरटेंशन आपके मे बी ट्राइग्लिसराइड्स के बढ़ने से या कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से ही होता है, राइट। अगर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इम्बैलेंस्ड हैं, मे बी बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप, मे बी बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल बर्डन, मे बी बिकॉज ऑफ द सो मेनी अदर फैक्टर, तो वो डेफिनेटली आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा के रखेगा, एंड यू मे नॉट बी एबल टू कनेक्टेड विद ऑल दिस एंड यू विल बी कॉल्ड एज ए डिजीज्ड, राइट। तो इस तरह से हम जब हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं हेल्थ और डिजीज़ के, तो हमारा पूरा फंडा क्लियर होता है, राइट। तो यह फर्स्ट चैप्टर है मतलब सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी का। तो ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक मैं दे दूंगा, क्योंकि टेलीग्राम में ये सारे नोट्स अपलोड होते रहेंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आप चाहें तो अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं या इसी नोट से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम थिंग्स आर कवर्ड हियर, and if you are understanding with this one piece of paper, definitely you will be able to write an excellent answer based on the marks. Even LAQ also can be written from this one page, right? But you should know that how to elaborate the answer based on the marks and time. Thank you, bye bye.